हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी को पढ़ चुके थे। तो रेसिस्टिविटी के बाद के टॉपिक्स को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो बड़ा सिंपल है इसका डेफिनेशन, बस एक लाइन बस आपको याद रखना है कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का शुद्ध हिंदी होता है चालकता, और जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका शुद्ध हिंदी होता है प्रतिरोधकता। मतलब रेसिस्टेंस जो रुकावट पैदा करता है और इसका ठीक उल्टा रहेगा कंडक्टेंस, मतलब चालकता जो करंट को फ्लो करने में या कहिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में सुविधा प्रदान करे, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टेंस, जिसको जी से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। तो कंडक्टेंस जी इक्वल टू हो जाएगा 1/रेसिस्टेंस। सिंपल सा फार्मूला। तो जी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/R। इसका अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहिएगा तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट आप जानते हैं होता है ओम। तो इसको अगर हम उल्टा करें तो इसको हम लोग लिख सकते MHO, महो। तो महो बोलिए, या ओम का जो सिंबल होता है ये, आप इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर इसका एक फेमस यूनिट होता है साइमन, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, तो साइमन, SIEMEN, साइमन। या फिर रेसिस्टेंस R इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, V/I, और यहाँ पर जो हमारा कंडक्टेंस G है ये इक्वल टू क्या है, 1/R। तो 1 और बाई R के बाद हमको क्या रखना है, V/I। तो I घूम के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, I/V, नहीं I/V। तो G का एक और ऐसा यूनिट लिखना चाहे तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर, और वोल्टेज का ऐसा यूनिट हो जाएगा V, एम्पियर पर वोल्ट। मतलब इसका ऐसा यूनिट हो सकता है महो, ओम का उल्टा M, फिर H और O, इसको उल्टा कर दिया हम लोग जस्ट, और ओम इनवर्स बोलिए या फिर साइमन बोलिए या फिर एम्पियर पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर नेक्स्ट है फिर इसका डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है। डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/रेसिस्टेंस का डायमेंशन। रेसिस्टेंस का डायमेंशन जो हम लोग देखे थे क्लास में, नॉर्मल आपको सिंपली याद होना चाहिए, ml² T⁻³ और A⁻²। ये नीचे है, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आप सिंपल है m⁻1 l⁻², t का पावर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और a का पावर माइनस है तो +2 हो जाएगा। फिर जो हम लोग रेसिस्टिविटी देखे थे, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे थे रो से, रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हम लोग जाने थे कि किसी एक खास मटेरियल का रेसिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होता है। मतलब उसके किसी एक खास मटेरियल के रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। उस मटेरियल को हम यहाँ पर रखें या मून पर रखें या कहीं भी रखें, उसका रेसिस्टेंस हमारा फिक्स रहेगा। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, मतलब 1/रेसिस्टिविटी, नहीं, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी का फार्मूला जो लास्ट क्लास में हम लोग जाने थे, क्या जाने थे, 1/R, 1 तो है ही, 1/ रेसिस्टिविटी का फार्मूला हम लोग जाने थे R/A/L, R/A/L। तो L घूम के हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा R/A। तो या तो यहाँ हम कंडक्टिविटी का 2 फार्मूला बोल सकते हैं, या तो 1/रेसिस्टिविटी, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। L हमारा क्या है, वायर, जो कंडक्टर रहेगा वायर का लंबाई है L। ये हमारा क्या है, वायर का जो मोटाई है, जो वायर का थिकनेस है, जो वायर का थिकनेस, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है हमारा A, और यहाँ जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रेसिस्टेंस है R, नहीं। तो अब इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें इस फार्मूला के आधार पे, तो हम लोग पहले क्लास में हम लोग जान रहे हैं कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, नहीं। तो 1/ओम मीटर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। या फिर ओम का जो हम लिखना चाहे ऊपर ले जाकर तो क्या लिख सकते हैं, महो
और मीटर को ऊपर ले जाइएगा तो मोहोमीटर इन्वर्स, या फिर 1/ओम के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइमन। नहीं, अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि 1/ओम इक्वल टू क्या होता है, साइमन, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, साइमन मीटर इन्वर्स। नहीं, फिर इसका हम लोग डायमेंशन लिखना चाहे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। और रेसिस्टिविटी का डायमेंशन आपको क्लास में डिस्कस किया गया, उसको याद रहना चाहिए रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। और अगर रेसिस्टिविटी का डायमेंशन आपको नहीं भी पता हो तो रो इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, R/L/A। आप यहाँ से रेसिस्टिविटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। तो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन ml का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2। इसको अगर ऊपर ले जाया जाए तो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा +3, और a का पावर हो जाएगा +2। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट और डायमेंशन, इसको हमेशा याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको हमको देखना है। इस चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, या कहिए एक वायर है जिसका लेंथ है L। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L ऑन विच पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, या कहिए एक वायर है जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V। इस तरह का सिचुएशन आप लोग क्लास में कई बार देख चुके हैं, कई बार हम लोग इस तरह का स्थिति पढ़े हैं। नहीं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। कैसे होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम इधर से इधर अगर लाएं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर और निगेटिव टर्मिनल को हम इधर लाएं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और आपको याद होना चाहिए निश्चित रूप से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण क्या होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इधर फोर्स लगना चालू होता है। और जिस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं -E, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E। तो फोर्स जो लग रहा होता है उस फोर्स का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, हम लोग क्लास में कई बार देखे हैं, कितना होना चाहिए, -E/E। नहीं, तो जो फोर्स लग रहा है वो कंडक्टर पे फोर्स का वैल्यू रहेगा -E/E। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। फिर है इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड विच अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज टू मूव इट विथ वेलोसिटी। और वो जो हमारा फोर्स लग रहा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E/E, इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की तरफ फ्लो करता है जिस एवरेज वेलोसिटी से, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद है आपको याद होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़े थे। नहीं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है सारा सिचुएशन आप ऑलरेडी जान रहे हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं। जो लिखा हुआ है इसको हम लोग फिगर की सहायता से देखते हैं। फिगर हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, और इसको हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। और वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने के कारण इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, -E/E के बराबर होगा। और इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन हमारा आगे की तरफ भागना चालू करेगा, जिस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका वैल्यू है Vd। नहीं, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जस्ट बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उम्मीद है आपको याद होना चाहिए, पीछे वाले टॉपिक्स निश्चित रूप से आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़े थे, और रिलेशन क्या था, I = NaE² इंटू E/m/τ। ये रिलेशन आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो इस रिलेशन को पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा इसको। तो आप पहले से जान रहे हैं कि करंट का जो वैल्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट करके लिखा जाए तो n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, और टाउ क्या था, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। नहीं, अब यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम E का वैल्यू लिखना चाहें, E का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो E = क्या लिखेंगे, आप खुद से सोच सकते हैं।
बिल्कुल सोच सकते हैं। m जाकर इधर i में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो i इंटू एम, ऐसा नहीं सोचेगा कि m i के नीचे लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है, i इंटू एम है, ऐसा है। फिर इधर जो वैल्यू है ऊपर में वो सब कुछ नीचे आ जाएगा। ऊपर में कौन कौन है, n है, a है, स्मॉल ई स्क्वायर है, इंटू टाउ है, एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, क्योंकि कैपिटल ई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। नहीं, उम्मीद है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, आसान ही है। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चलें। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हमको एक फिगर ड्रा करना है। इस फिगर का स्थिति आप ऑलरेडी जान रहे हैं, कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं। नहीं, और दूसरा बात, सबसे ज़रूरी बात आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आई इक्वल टू एन ए ई स्क्वायर इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं, जिसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। फिर आप पहले से जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका जिक्र तो हम लोग लगभग 10 से ज़्यादा बार क्लास में कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। अच्छे से हम लोग इसको डिराइव किए थे, माइनस डी वी बाई डी आर। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो हम डी वी बाई डी आर भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू होता है डी वी बाई डी आर। तो यहाँ अगर इस डी वी बाई डी आर वाले सिचुएशन को यहाँ जो फिगर हम लोग देखे हैं उससे अगर रिलेट करें तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहे हैं, v, और जो कंडक्टर यानी वायर का जो लेंथ है वो कितना है, l। तो E इक्वल टू डी वी के बदले क्या हो जाएगा, v, और डी आर के बदले लेंथ क्या हो जाएगा, l, v अपॉन l। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या देखे थे, इक्वेशन 1 में अभी जो ऊपर हम लोग देखे हैं इक्वेशन 1 है E इक्वल टू आई इंटू एम बाई एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। नहीं, ऊपर हम लोग ये E इक्वल टू वैल्यू देखें, यहाँ पर E इक्वल टू है इतना। तो दोनों में देखा जाए, इसमें देखा जाए और इसमें देखा जाए तो दोनों का LHS सेम है। तो LHS क्या है, इधर भी E है और इधर भी E है, दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम किया जा सकता है। तो इक्वेशन 2 का RHS है V अपॉन L, और इक्वेशन 1 का RHS कितना है, आई इंटू एम बाई एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो दोनों RHS को अगर इक्वल किया जाए तो बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, तो अगर हम लोग सेम करें या फिर यहाँ पर जैसा कि हम लोग लिखे हुए हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से ई के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से ई का वैल्यू इतना है तो डाल दीजिए, एक ही बात है। नहीं, तो अब इधर जो है हमारा v, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्टिविटी को लाना चाह रहे हैं। नहीं, तो रेसिस्टिविटी को लाना चाह रहे हैं तो हमको रेसिस्टेंस टाइप का कुछ सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर I जो है उस I को हम चाह रहे हैं कि अगर नीचे ले आए तो R इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई होगा तो हमको R का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमको क्या करना है, यहाँ जो I है इस I को नीचे ले आना है और यहाँ जो L है इस L को यहाँ पर ऊपर ले जाना है। आप समझ रहे हैं, L हमारा यहाँ आ जाएगा और I हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M इंटू एल, L जाकर M के पास चला गया तो हो जाएगा M इंटू एल डिवाइडेड बाई सेम, ये हमारा 10 का 10 रहेगा, एन ए ई स्क्वायर इंटू टाउ, और I को हम यहाँ से नीचे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई इक्वल टू, अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके लिखेंगे कुछ मकसद से, हमारा कुछ उद्देश्य है अरेंज करके लिखने का। क्या उद्देश्य है अभी पता चलेगा। जो L है इसको हम L अलग करेंगे और A को हम लोग अलग कर सकते हैं, L अपॉन A, इसको हम लोग अलग करके लिख लिए। और इधर जो हमारा V अपॉन आई है, V अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाई करेंट, या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस बाई करेंट इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टेंस R। तो R इक्वल टू L अपॉन A हम लोग अलग करके लिखे हुए हैं और ये पोर्शन हमारा अलग है। तो आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो क्लास में पढ़े थे, उम्मीद है आपको याद होगा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हम लोग पढ़े थे। नहीं, तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला को R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए को अगर इसके साथ रिलेट करें तो आपको क्या पता चलता है कि एल बाई ए यहाँ भी है और एल बाई ए यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर रो के बदले क्या है, रो के बदले है हमारे पास m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। नहीं, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिला है, जो हमारा उद्देश्य था रेसिस्टिविटी का वैल्यू पता करना, तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये है हमारा रेसिस्टिविटी का वैल्यू, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर आप पहले से जान रहे हैं कि रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, m क्या है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आप पहले से जान रहे हैं। यहाँ पर n क्या है, स्मॉल n है, स्मॉल n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर स्मॉल e हमारा क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और टाउ हमारा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इन सारी चीज़ों को आप पहले से जान रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर एक रिलेशन हमको मिलता है। तो जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये जो हमारा रेसिस्टिविटी है, इसको कौन कौन सा चीज़ प्रभावित कर रहा है, तो कौन कौन चीज़ प्रभावित कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रभावित कर रहा है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रभावित कर रहा है, फिर कौन प्रभावित कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का वैल्यू है वो प्रभावित कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम प्रभावित कर रहा है नहीं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रेसिस्टिविटी को कौन सा चीज़ प्रभावित करता है, ऐसा करके क्वेश्चन, तो ऑप्शन में हमारा m/ne² टाउ होना चाहिए। फिर टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 6 हम लोग ऑलरेडी क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे। टॉपिक नंबर 7 है हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। देखिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या है, कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या है, या एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी क्या है। तो इसमें डाटा मेनली आपको याद रखना है, तो डाटा याद रखना है। और या फिर आपसे पूछ सकता है कि सबसे अच्छा रेसिस्टिविटी, सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, या फिर इसका उल्टा पूछ सकता है, सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका हो सकता है। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। रेसिस्टिविटी कहने का क्या मतलब है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। उम्मीद है आपको याद होगा कि किसी एक मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है, उस मटेरियल का जो फिक्स्ड रेसिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो जो सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है, अगर हम मटेरियल को डिवाइड करें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी कहने का क्या मतलब, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फ्लो करने देगा नहीं। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है कंडक्टर का, उससे कम रेसिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है इंसुलेटर का। तो इस बार ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि किसका रेसिस्टिविटी पहले, तो किसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, या मेटल भी बोल सकता है। फिर किसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इंसुलेटर का होगा, और सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में रहेगा नहीं। तो इस वैल्यूज़ जो यहाँ पर वैल्यू है रेसिस्टिविटी का, उसको आपको याद कर लेना है। तो कंडक्टर में अब सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। यहाँ जो रेसिस्टिविटी है उसका यूनिट है ओम मीटर, आप पहले से जान रहे हैं। तो यहाँ पर ओम मीटर सब में नहीं लिखे हैं, सब में ओम मीटर यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी सहायता से आप समझ सकते हैं। तो मटेरियल में कंडक्टर में सबसे पहले हम लोग सिल्वर देख रहे हैं, सिल्वर का 1.6 × 10⁻⁸। फिर सिल्वर के बाद जो वैसा मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी कम होता है, तो सिल्वर के बाद कॉपर सबसे कम होता है सिल्वर का, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ज़्यादा होता है कॉपर का 1.7 × 10⁻⁸। देखिए, इस चार्ट को याद करना जो है ना, अगर आप सीधे रट के याद कीजिएगा तो थोड़ा मुश्किल काम है, आसानी से नहीं याद कर पाइएगा। तो इसको आपको क्या करना है, रिलेट करके याद करना है कि सबसे पहले सिल्वर है तो 1.6, सिल्वर से ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसका होगा, तो कॉपर का होगा, तो 1.7, 1 में से 1.6 में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.7 हो जाएगा। पावर सबका सेम ही है नहीं। फिर एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे है, तो एल्यूमिनियम का कितना है, 2.7 है। अगर आप इसको रिलेट करके याद करेंगे तो ही आपको ये आसानी से याद हो पाएगा, और ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आपका रहता है कभी कभी, तो आपको इसको याद कर लेना है। फिर टंगस्टन का कितना होता है, टंगस्टन का रेसिस्टिविटी होता है 5.6 × 10⁻⁸। आयरन का कितना होता है, 10 × 10⁻⁸। फिर प्लैटिनम का कितना होता है, 11 × 10⁻⁸। फिर मरकरी का कितना होता है, 98 × 10⁻⁸। फिर अलॉय, ये तो हमारा मेटल था। उसके बाद हमारा अलॉय ऑफ निकिल, फेरम और क्रोमियम। निकिल, फेरम और क्रोमियम का अलॉय देखिए, या फिर मैग्नीन भी हमारा अलॉय ही है। तो मैग्नीन का अलॉय देखिए,
इन दोनों अलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 48 इंटू 10⁸ होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अलॉय का रेसिस्टिविटी कितना होता है, तो 48 इंटू 10⁻⁸ इसको आपको याद रखना है। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं नहीं। तो अगर पूछे कि सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका होता है, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी जिसका है उसका कंडक्टिविटी सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका है, सिल्वर का, और सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का। ऐसे आपको याद रखना है। और फिर पर्टिकुलर मेटल का आप रेसिस्टिविटी याद रखेंगे। और कंडक्टिविटी अगर पूछ दे, वैसे पूछना नहीं चाहिए, अगर कंडक्टिविटी पूछ दे तो आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि हमको कॉपर का कंडक्टिविटी बताइए, तो कॉपर का कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉपर का कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं 1 रेसिस्टिविटी। तो 1 और बाई कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 -8 को ऊपर ले जाइएगा तो +8 हो जाएगा, उसमें 1.7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आप कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। और कंडक्टिविटी पूछता है तो इसका उल्टा कर देना है, जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए सिल्वर का पूछा तो 1 इतना कर दीजिए, 1 ये जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके वो सिल्वर का कंडक्टिविटी हो जाएगा। आप रेसिस्टिविटी याद रखेंगे और कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर मेटल के बाद है कंडक्टर कहिए, कंडक्टर के बाद है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का हमारा रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कार्बन कहिए या ग्रेफाइट कहिए, इसका रेसिस्टिविटी होता है 3.5 इंटू 10⁻⁻5। फिर जर्मेनियम का रेसिस्टिविटी होता है 0.46। और सिलिकॉन का होता है 2300। फिर इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्योर वाटर जो एक इंसुलेटर माना जाएगा, इसका रेसिस्टिविटी होता है 2.5 इंटू 10⁵ ग्लास। फिर ग्लास का रेसिस्टिविटी होता है 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक वैरी करता है ग्लास का रेसिस्टिविटी। फिर हार्ड रबर आप जान रहे हैं, रबर जो हार्ड रबर होता है उसका रेसिस्टिविटी होता है 10⁻13 से 10⁻16 तक। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका रेसिस्टिविटी होता है 10⁻14। और फ्यूज्ड क्वार्ज, जो हमारा क्वार्ज एक मटेरियल है, वो क्वार्ज का रेसिस्टिविटी होता है लगभग अप्रॉक्स 10⁻16। तो ये रेसिस्टिविटी आपको याद रखना है। छोटा ये टॉपिक है लेकिन इसमें याद रखने वाला चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। टॉपिक नंबर 7 बस हमारा इतना ही है। इसका टॉपिक नंबर 8 है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, जो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के हिसाब से। इसमें आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ अलॉय इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, या फिर आपसे पूछ सकता है हाउ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या एलॉय या इंसुलेटर, ऐसा करके कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको हमको 3 कंडीशन में देखना है, तीनों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये आपके 2 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर चाहे तो पूछ सकता है। ये मतलब वो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट होते रहता है, तो इसके कारण बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका बिहार बोर्ड है या फिर CBSE, वो क्वेश्चन को नए नए क्वेश्चन को ढूंढने का कोशिश करता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में हो सकता है। तो ये भी दावेदार हो सकता है, थोड़ा सा लंबा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा है। तो देखते हैं फर्स्ट कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर का प्रभाव रेसिस्टिविटी, एक कंडक्टर के रेसिस्टिविटी पर कैसे पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर के रेसिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ही कंडक्टर को टेम्परेचर दिया जाएगा, तो टेम्परेचर पाने के कारण जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के कारण क्या होता है, वो जिगजैग मोशन करने लगता है। और जिगजैग मोशन करेगा तो जैसे आप जो हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसमें पहले हम लोग जाने थे कि जब तक इसमें हम वोल्टेज सप्लाई नहीं देते हैं कंडक्टर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, जिगजैग मोशन। क्यों, जो वातावरण का टेम्परेचर का प्रभाव है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर जिगजैग मोशन करता है। उम्मीद है आपको याद होगा।
तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी टकराएगा एक दूसरे से, जल्दी जल्दी टकराएगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। आपको याद होना चाहिए कि वैसा टाइम जब इलेक्ट्रॉन भागना चालू करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा कर रुकता है, उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। नहीं, तो वही बात हम लोग लिखे हैं कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसा कि टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर गेट्स एक्साइटेड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर का वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है एंड परफॉर्म्स जिगजैग मोशन फास्टली। और जिगजैग मोशन जो है वो तेज़ी में करने लगता है। तेज़ी में क्यों करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ेगा, एक्साइटमेंट और बढ़ेगा तो क्या होगा, तेज़ी में जल्दी जल्दी भागेगा, और जल्दी जल्दी भागेगा तो क्या होगा, टकराएगा भी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है, सब एक दूसरे से टकराएंगे। तो ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज्ड, तो इसके कारण क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम हमारा घटता है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ का वैल्यू क्या होता है, घटता है। फिर है हेंस रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज, और रेसिस्टिविटी इसके कारण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अभी जो हम लोग फार्मूला देखें रेसिस्टिविटी का, टाउ इक्वल टू क्या है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। क्या है फार्मूला, m/ne² इंटू टाउ। यहाँ जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कंडक्टर के बारे में जाने हैं कि कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर के कारण कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वो टाउ क्या है, घटता है, वो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला इधर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। अगर ये घट रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि ये बढ़ेगा। नहीं, तो यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि यहाँ रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब हम लोग कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे तब। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे आ सकता है, क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंडक्टर के ऊपर रेसिस्टिविटी का प्रभाव कैसा होगा, पड़ने से क्या होगा। तो कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या है, बढ़ेगा। आप जानते हैं, पहले भी हम लोग क्लास में देखे हैं, या आप 10th में भी सुने होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हुआ है, आपने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ा है तो रिलैक्सेशन टाइम घटा है, और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेसिस्टिविटी क्या हुआ है, बढ़ा है। और रेसिस्टिविटी क्या है, किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का खास रेसिस्टेंस का वैल्यू है। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारा क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस भी हमारा बढ़ रहा है। नहीं, तो आपको फर्स्ट बात क्या याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। अब इस बात को अगर हम लोग ग्राफ बनाकर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। क्या इस ग्राफ से आप समझ रहे हैं, ये वाई एक्सिस हम लोग दिखा रहे हैं रेसिस्टिविटी को और एक्स एक्सिस हम लोग दिखा रहे हैं टेम्परेचर को। तो यहाँ पर हम लोग को बताना क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी क्या है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। नहीं, तो हमारा यहाँ जो ग्राफ है वो ऐसा है, पैराबोलिक है, कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। फिर सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमको देखना है कि सेमीकंडक्टर पे अगर टेम्परेचर का प्रभाव देखा जाए तो टेम्परेचर के कारण रेसिस्टिविटी घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, इसको हमको देखना है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो सेमीकंडक्टर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जो लास्ट ऑर्बिट में 4 है, लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा इंक्रीज होगा। तो उसी बात को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेमीकंडक्टर बिकम्स एक्साइटेड। जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर का, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, सेमीकंडक्टर के अंदर बिकम्स एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाता है। एंड
परफॉर्म्स द जिगजैग मोशन, और जिगजैग मोशन परफॉर्म करेगा नहीं, तो उसके कारण चूँकि लूजली बॉन्डेड है, अच्छे से बॉन्डेड नहीं है, तो उसके कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो हमारा एक्साइटेड है और भी जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है, इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाता है, जिसके कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या n जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी विल डिक्रीज, रेसिस्टिविटी हमारा घटेगा। ये बात हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन से रिलेट करते हैं। इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू मास बाई n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, नहीं, ये इक्वेशन आप पहले से जान रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नीचे वाला कोई चीज़ बढ़ेगा तो ऊपर वाला क्या होगा, रेसिस्टिविटी घटेगा, मतलब रेसिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेसिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ से आप क्या सीखे, यहाँ से आप ये सीखे कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो रेसिस्टिविटी हमारा घटेगा। तो यहाँ से जो मेन प्रमुख बात जो हमको जानना है वो टेम्परेचर से रिलेट करके, तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ये किसके अंदर है, सेमीकंडक्टर के अंदर है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा किसके कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और उसके कारण रेसिस्टिविटी हमारा घटेगा। तो अभी तक जो आप 2 चीज़ सीखे हैं उससे आप क्या जाने हैं। फर्स्ट चीज़ में फर्स्ट हमारा था कंडक्टर के ऊपर प्रभाव। तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण जिगजैग मोशन तेज़ी में होगा, जिगजैग मोशन तेज़ी में होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम हमारा टाउ घटेगा, टाउ हमारा घटेगा तो हमारा रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेसिस्टिविटी हमारा बढ़ता है, जबकि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेसिस्टिविटी घटता है। मतलब सेम आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी घटेगा, जबकि कंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा। इसको आपको याद रखना है। और रेसिस्टिविटी नहीं पूछ के आपको कंडक्टिविटी पूछ दे तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का क्या होता है, उल्टा होता है, तो आपको उल्टा जवाब देना है। अगर हम सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी का बात करें, रेसिस्टिविटी घट रहा है मतलब क्या, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर पूछा जाए सवाल ऐसा हो कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कैसा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जबकि कंडक्टर का अगर देखा जाए या मेटल का बोला जाए कि मेटल का क्या फ़र्क पड़ेगा या कंडक्टर का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण कंडक्टर या मेटल का कंडक्टिविटी क्या है, घटेगा। और इसका जो फिगर है अभी सेकंड वाला का हम लोग सेमी कंडक्टर के लिए वो नहीं देखे हैं, देख लीजिए, आसानी आप समझ जाएंगे। इसमें हम लोग क्या जाने कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ है, इसको रिलेट करके देखिए। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हुआ है, रेसिस्टिविटी घटा है, नहीं। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी हमारा घट रहा है। फिगर आपको याद रखना है। और इसी तरह का कर्व बनता है, इस तरह का कर्व प्रैक्टिकली ये किया गया होगा, प्रैक्टिकली ये कर्व बना है। ये जैसे जैसे टेम्परेचर बना है, मान लीजिए कि कुछ वैल्यू मिला, कुछ हमारा टेम्परेचर है उस पर रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना है, कुछ टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना है, फिर टेम्परेचर को बढ़ाएं रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना है, फिर टेम्परेचर को बढ़ाएं रेसिस्टिविटी का वैल्यू इतना है, फिर ऐसे है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ऐसा कर्व बना, बात समझ रहे हैं। तो हमारा कर्व ऐसा है, ये हमको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर के लिए इस तरह का कर्व हमारा बनेगा, नहीं। फिर हमको सी देखना है, इफेक्ट मतलब थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय, कि अलॉय के ऊपर रेसिस्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डायरेक्ट इसको हम लोग देख लेते हैं। इनिशियली रेसिस्टिविटी इज़ हाई, शुरू में ही अलॉय का जो रेसिस्टिविटी है वो शुरू में ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसको फिगर की सहायता से हम लोग डायरेक्ट देखते हुए चलते हैं।
मान लीजिए कि ये हमारा रेसिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है। जब 0 टेम्परेचर है उस समय रेसिस्टिविटी कहाँ है, ऊपर है, मतलब शुरू में ही रेसिस्टिविटी हाई है। वही बात लिखे हम लोग, इनिशियली रेसिस्टिविटी इज हाई, शुरू में ही रेसिस्टिविटी हमारा ज़्यादा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज लीनियरली, रेसिस्टिविटी भी हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। और कैसे बढ़ता है, लीनियरली, मतलब एक लाइन के रूप में। मान लीजिए कि यहाँ टेम्परेचर यहाँ है तो रेसिस्टिविटी यहाँ, फिर टेम्परेचर यहाँ हुआ तो रेसिस्टिविटी यहाँ हुआ, फिर टेम्परेचर यहाँ हुआ तो रेसिस्टिविटी यहाँ हुआ, फिर टेम्परेचर यहाँ हुआ तो रेसिस्टिविटी हुआ यहाँ हुआ, और इसको मिलाया तो ऐसा मिलेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब लीनियरली बढ़ रहा है विथ टेम्परेचर इन सेम प्रोपोर्शन, टेम्परेचर के साथ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ताकि हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, लीनियरली। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, 2 मार्क्स के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आसान है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे है तो ये 2 मार्क्स का टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है 2 साल पहले, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। वैसे है 2 मार्क्स का ही टॉपिक ही है, नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इसको हमको देखना है। अगर नॉर्मल एनर्जी का बात करें, नॉर्मल एनर्जी का बात करें जो आप लोग 9th में पढ़े थे, तो एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, नहीं, ऐसा हम लोग जाने थे 9th में, और 11th में भी जाने थे, नहीं। तो यहाँ पर अगर हमको रिलेट करना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, द वर्क डन बाई वोल्टेज सोर्स टू प्रोपागेट द इलेक्ट्रिकल करेंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहने का क्या मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर एक फ़ैन है, और फिर और भी बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई हम लोग इसमें दे रहे हैं। तो जो हमको वर्क करना पड़ रहा है, एक वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में सप्लाई, मान लीजिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स से करंट को इस सर्किट में सप्लाई देने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एक बार और देखते हैं, द वर्क डन बाई ए वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो वर्क करना पड़ रहा है, टू प्रोपागेट, प्रोपागेट करने का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, टू प्रोपागेट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए एक सर्किट में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको अगर आप नॉर्मल फार्मूला जो एनर्जी का होता है उससे भी चाहे तो रिलेट कर सकते हैं। नॉर्मल फार्मूला क्या है, तो नॉर्मल फार्मूला हमारा है वर्क डन इस, जो हमारा वर्क कैपेसिटी टू डू वर्क, जो हमारा वर्क करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं, नहीं। तो यहाँ जो वर्क करने का जो कैपेसिटी है, यहाँ जो वर्क करना पड़ रहा है किसके द्वारा, तो वो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है उसके द्वारा जो वर्क करना पड़ रहा है करंट को सप्लाई करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी। जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मतलब क्या, बैटरी हो सकता है, आप बोर्ड से जो 2 वायर ला रहे हैं वो 2 वायर हो सकता है, या पोल पर से जो वायर ला रहे हैं वो वायर हो सकता है। तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, जहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, उसके द्वारा जो हमको वर्क करना पड़ रहा है करंट को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मान लिया जाए कि करंट आई फ्लो कर रहा है एक वायर से फॉर टाइम टी, यहाँ पर एफ छूटा हुआ है, यहाँ पर आप एफ डाल देंगे, फॉर टाइम टी। अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, इफ करंट आई फ्लो थ्रू ए वायर फॉर टाइम टी, एक टाइम टी के लिए अगर इसमें करंट फ्लो करे वायर में, तो हम लोग करंट का फार्मूला क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू लिखते हैं क्यू बाई टी, या फिर हम लोग क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू टी। यहाँ से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू टी, नहीं। तो अब वर्क डन जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको ध्यान दिया जाए, वर्क डन टू ट्रांसफ़र द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो हमको वर्क करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, जो फिगर हम लोग देखे थे, या फिर कोई भी सर्किट आप ले लीजिए, मान लीजिए कि एक फ़ैन था, एक बल्ब था, जो भी था हमारा, यहाँ से जो हमारा वोल्टेज सोर्स था, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन को ले जाना था, सॉरी करंट को ले जाना था, तो करंट के रूप में हम किसको ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं मतलब किसको ले जाते हैं, चार्ज को ले जाते हैं।
तो इससे जुड़ा हुआ बात हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो हमको वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? टू ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमको वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। नहीं, और यहाँ से अगर हम W का वैल्यू लिखना चाहे, वर्क का वैल्यू लिखना चाहे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो यहाँ से W इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा V इंटू क्यू, और Q इक्वल टू फार्मूला अभी आप ऊपर जाने हैं। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो Q के बदले हम लोग I इंटू टी लिख सकते हैं। नहीं, Q के बदले हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी। तो यहाँ जो Q है, इस Q के बदले हम लोग यूज़ किए हैं I इंटू टी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। तो ये हमारा वर्क का एक फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला, वर्क इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ा सिंपल है, एक बार और हम जल्दी से इसको रिकैप कर देते हैं। सिंपल है, जो बातें हम लोग पढ़े हैं वो सिंपल है। क्या पढ़े हैं? कि किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट, वोल्टेज, मान लीजिए कि इसमें फ़ैन लगा है, AC लगा है, TV लगा है, फ्रिज लगा है, बहुत सारा चीज़ लगा है, और यहाँ से पोल पर से 2 वायर लाकर हम इधर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमको इसमें, इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए, इस सर्किट में करंट को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, किसके द्वारा? वोल्टेज सोर्स के द्वारा। इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप पहले से जान रहे हैं कि करंट I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी आप पहले से जान रहे हैं। अब वर्क डन जो हमारा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम वर्क का वैल्यू लिखना चाहें तो V इंटू क्यू, और वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम Q के बदले I इंटू टी डाल दें तो वर्क का वैल्यू हो जाएगा V इंटू I इंटू टी। नहीं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वैल्यू आप जानते हैं कि एनर्जी किसके बराबर होता है? मैक्सिमम वर्क के बराबर होता है। हम लोग क्लास में कई बार डिस्कस किए हैं कि एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होगा? जो हमारा मैक्सिमम वर्क होगा वो मैक्सिमम वर्क ही किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ जो वर्क है वो वर्क ही हमारा किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है, V इंटू वाई इंटू टी। जहाँ V क्या है? वोल्टेज का ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? हमारा करंट, और T क्या है? टाइम है। नहीं, अब हमको देखना है इलेक्ट्रिकल पावर। तो नॉर्मल पावर जो हम लोग 9th में या फिर 11th में पढ़े थे उसको अगर रिमाइंड करें, रिकॉल करें, तो उस समय हम लोग जाने थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। जो कार्य करने का दर है, समय के साथ कार्य जो वर्क जो हो रहा है, उस वर्क होने का जो रेट है, वर्क होने का जो स्पीड है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर। नहीं, तो अगर इलेक्ट्रिकल पावर को भी आप उससे रिलेट चाहे तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो रेट है वर्क करने का, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करेंट इन ए सर्किट। एक सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, एक सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करने का दर है, वर्क करने का जो रेट है, टाइम के साथ जो वर्क हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाफ HP का मोटर है और आपके पास एक 2 HP का मोटर है। आप इस बात को समझ रहे हैं, फिर भी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए हाफ HP मोटर है, 2 HP मोटर है। तो अगर मान लीजिए कि हमको एक टंकी भरना है तो कौन जल्दी भर सकता है? ऑब्वियसली 2 HP भर सकता है, हाफ HP बाद में भरेगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो वर्क करना पड़ रहा है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। करंट जितना बेहतर सप्लाई होगा उतना जल्दी वर्क होगा, उतना ज़्यादा वो पानी देगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क करना पड़ रहा है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए इन ए सर्किट, एक सर्किट में, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। एक सर्किट में, एक बार और जल्दी से रिकैप करके समझते हैं, किसी भी सर्किट में जो बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मोटर, फ्रिज, TV, बल्ब, फैन, जो भी लगा है, उसमें करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, करंट के फ्लो को संचालित रखने के लिए जो वर्क करने का रेट है, मतलब समय के साथ जो करंट का सप्लाई कर जो दिया जा रहा है उसका जो रेट है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। वही हम लोग लिखें द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क करने का रेट है
टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, एक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर, जो नॉर्मल पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क बाई टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क हमारा क्या है, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं V इंटू आई इंटू टी, नहीं, डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर यहाँ हम टाइम और टाइम को चाहे तो कैंसिल करवा सकते हैं, तो कैंसिल करवाएंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई। अब हम लोग पावर के वैल्यू को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पावर का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें करंट और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, तो करंट और वोल्टेज को हटा कर रेसिस्टेंस करना है, तो V इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू हम लोग जानते हैं I इंटू आर। तो अगर कोई चाहे तो यहाँ V के बदले I इंटू आर डाल सकते हैं। तो पावर का जो फार्मूला यहाँ हमको मिला है, यहाँ से मेन फार्मूला V इंटू आई है, इसमें हम V के बदले आई आर डाल सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। मतलब जो पावर का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। नहीं, अब पावर इन द फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस, अब पावर का वैल्यू हम रेसिस्टेंस के फॉर्म में और वोल्टेज के फॉर्म में डालना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, वोल्टेज कहिए, पावर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। पावर का वैल्यू अगर हम वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो हमको क्या लिखना है, P इक्वल टू वी आई, जो हम लोग अभी फार्मूला देखे हैं, जो फार्मूला देखे हैं इसमें हमको करंट का वैल्यू चेंज करना है वोल्टेज और रेसिस्टेंस के रूप में। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। नहीं, तो आई के बदले यहाँ पर हम लोग V अपॉन आर डाल सकते हैं। तो अगर हम पावर का वैल्यू लिखना चाहें किस फॉर्म में, वोल्टेज और रेसिस्टेंस के फॉर्म में, तो आई इक्वल टू हम लोग डाल सकते हैं V अपॉन आर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के बदले V इंटू आई, तो आई के बदले हो जाएगा V अपॉन आर। V को V से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का एक फार्मूला ये भी हो सकता है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, V इंटू आई इंटू टी। तो इससे रिलेट करते हुए अगर ऐसा यूनिट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे रिलेट करते हुए लिखिएगा तो वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट भी, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। नहीं, तो एक तो हम वोल्टेज के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V यूज़ कर सकते हैं वोल्ट, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड। या फिर एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है जूल, वो हम जूल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं वाट सेकेंड। वाट सेकेंड क्यों यूज़ कर सकते हैं, तो पावर सॉरी पहले वर्क था, तो वर्क इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या जान रहे थे, V आई इंटू टी। तो V इंटू वाई हमारा क्या है, पावर है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला बोल रहे हैं, सॉरी, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, और वाट इंटू टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो V इंटू आई यहाँ जो है वो पावर है, और पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, और टाइम का सेकेंड, तो वाट सेकेंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग चाहे तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड लिखिए, या जूल लिखिए, या फिर वाट सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। नहीं, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा यूनिट ना पूछ के सीधे यूनिट पूछे और वहाँ पर आपको डाल देगा वाट आवर, वाट सेकेंड, या किलो वाट आवर पूछ दे, नहीं, तो इस तरह का भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब जो फेमस यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो आप शायद 10th में देखे हो या ना देखे हो, लेकिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फेमस यूनिट, क्या है, 1 किलोवाट आवर। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारा बिजली का कंजम्पशन होता है, जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, उसको किस में मेज़र करते हैं, उसको हम लोग यूनिट में मेज़र करते हैं। तो जो हमारा 1 यूनिट होता है वो 1 यूनिट बराबर है किसके, 1 किलोवाट आवर के। 1 किलोवाट आवर कहने का क्या मतलब है, किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। अगर इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। नहीं, तो अगर आप किलोवाट आवर को वाट सेकेंड में चेंज करना चाहें तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6। बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। जो सबसे ज़रूरी बात हमको ध्यान में रखना है फ्यूचर के लिए, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किसके, 1 यूनिट के बराबर होता है। नहीं,
अब हमको इसका एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशन जानना है। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? VIT। अब V पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आप जान रहे हैं, ml² T⁻³ A⁻⁻1। I करंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? ml² T⁻²। ये किसके बराबर है? ये जो हमारा नॉर्मल एनर्जी का डायमेंशन है, नॉर्मल एनर्जी का जो डायमेंशन है उसी के बराबर है। एनर्जी कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है। अब हमको ऐसा यूनिट और डायमेंशन देखना है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? V/I। पावर का फॉर्मूला हम लोग देखे थे P=V/I। ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला हमारा यही है नहीं। तो वोल्ट और करंट का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। दूसरा फार्मूला जो हम लोग देखे थे I² तो वहाँ पर हम लोग देखे थे तो I² करंट के बदले हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर², और रेसिस्टेंस का हम लोग लिख सकते हैं ओम। और फिर दूसरा हम लोग देखे थे V²/R नहीं, तो V² पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं V², और ओम नीचे है, रेसिस्टेंस का ओम नीचे है, ऊपर ले जाइएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर का वो कौन सा है? वाट। तो ये तीनों भी ऑप्शन में कभी कभी दे सकता है। ये वोल्ट एम्पियर तो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और इसको वाट को, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का डायमेंशन। तो P फार्मूला क्या होता है? V/I। तो वोल्टेज का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन इंटू करंट का डायमेंशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ ml² T⁻³ तो ये तीनों जो ऐसा यूनिट है इसको आप ध्यान में रखेंगे, डायमेंशन ध्यान में रखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी हम लोग देख ही लेते हैं। आसान है, आप लोग 10th में भी पढ़े थे इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आसान ही है, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अभी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स देखना है। इस चैप्टर में हमको रेसिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या जाने थे? हम लोग जाने थे कि अगर आपके पास बहुत सारे अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर हो, लेकिन जितना वैल्यू का कैपेसिटर आप चाहते हैं उतना वैल्यू का कैपेसिटर नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कैपेसिटर आपके पास थे, उसको आप कंबाइन करते हैं, और जोड़ कर कंबाइन करके जितना वैल्यू आपको चाहिए उतना वैल्यू का कैपेसिटर बनाने का आप कोशिश करते हैं। तो वही काम हम लोग रेसिस्टर में भी कर रहे हैं। रेसिस्टर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग वैल्यू का रेसिस्टर है, लेकिन जितना वैल्यू का हमको चाहिए उतना वैल्यू का रेसिस्टर नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टर को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टर को हम लोग कंबाइन करके जितना वैल्यू का रेसिस्टर हमको चाहिए उतना वैल्यू का रेसिस्टर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं नहीं। तो वही बात हम लोग लिखे हैं टू ऑब्टेन द, यहाँ टू में कन्फ्यूजन होते रहता है लोगों को, आप लोगों को भी क्लास में होते रहता है। तो टू में लिखना है TO वाला टू नहीं। तो टू ऑब्टेन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, जो पर्टिकुलर वैल्यू का रेसिस्टर है उसको प्राप्त करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इज डन। रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को किया जाता है। रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन किस लिए किया जाता है? एक खास वैल्यू का रेसिस्टर प्राप्त करने के लिए, पहले से आप जान रहे हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, या लिख सकते हैं कि इट कैन बी डन बाई टू मेथड्स। इसको दो तरह से किया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि ये दो तरह का होता है। पहला आप जान रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा आप जान रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक रेसिस्टर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ से दूसरा रेसिस्टर हमारा शुरू हो रहा है, फिर दूसरा जहाँ ख़त्म हो रहा है तीसरा वहाँ से शुरू हो रहा है, तीसरा जहाँ ख़त्म हो रहा है चौथा वहाँ से शुरू हो रहा है। और एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जितना भी रेसिस्टर है, सारा रेसिस्टर एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर की तरह इसको भी हम लोग चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा अगर सारा रेसिस्टर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हो, एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेसिस्टर का एंड दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरे का एंड तीसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट रेसिस्टर का जो स्टार्टिंग है वो प्रीवियस रेसिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ है। जैसा हम लोग कैपेसिटर में डिफाइन किए थे वैसा आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं नहीं। तो
अच्छा, पहले इसका डेफिनेशन या फिर फिगर को हम लोग देखते ही चलते हैं। सबसे पहले हम लोग n नंबर ऑफ रेसिस्टर ले लेते हैं। फर्स्ट रेसिस्टर R1, सेकंड रेसिस्टर R2, थर्ड रेसिस्टर R3, फोर्थ R4, R5 करते हुए Rn। फर्स्ट रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और थर्ड रेसिस्टर के अक्रॉस V3 Vn। जैसा आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में देखे थे वैसा ही रेसिस्टर में भी है। ये सारे रेसिस्टर को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का खासियत क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड विथ ए सिंगल वायर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रेसिस्टर है सारा रेसिस्टर एक सिंगल वायर से जुड़ा हुआ होता है। काफ़ी है ये इसको डिफाइन करने के लिए। फिर इन दिस कॉम्बिनेशन ऑल द रेसिस्टर्स आर हैविंग सेम इलेक्ट्रिक करेंट बट डिफरेंट पोटेंशियल यानी वोल्टेज। अगर आप रिलेट करेंगे कैपेसिटर से तो बिल्कुल वैसा ही है। कैपेसिटर में क्या सेम होता था? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के पास चार्ज सेम होता था कैपेसिटर के पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर के पास, यहाँ तो चार्ज है नहीं, यहाँ है कौन? यहाँ है करंट। यहाँ कौन फ्लो कर रहा है? करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या विशेषता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू हमारा सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या वोल्टेज कहिए, इसका वैल्यू सारे रेसिस्टर के अक्रॉस अलग अलग रहेगा। वहाँ भी ऐसा ही था, सारे रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग है। और जो मेन वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं यहाँ से, ये वोल्टेज सप्लाई बराबर है जितना भी वोल्टेज यहाँ पर है सारे वोल्टेजेस के, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस करते हुए Vn के। कहने का क्या मतलब है, यहाँ से जो वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं V, यही वोल्टेज यहाँ पर जाके बट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो सारे रेसिस्टर के अक्रॉस 220 वोल्ट नहीं है। यहाँ से जो 220 वोल्ट हम दे रहे हैं वही हो सकता है यहाँ पर 50 वोल्ट हो, यहाँ पर 80 वोल्ट हो, यहाँ पर 90 वोल्ट हो, यहाँ पर 40 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो। तो ये बटेगा किस आधार पर? ये बटेगा रेसिस्टर के वैल्यू के आधार पर। रेसिस्टर का वैल्यू ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से हमारा वोल्टेज का वैल्यू भी ज़्यादा या कम हो सकता है, बढ़ सकता है वोल्टेज का वैल्यू, नहीं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से जाने हैं, क्या जाने हैं कि जो मेन वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं, यहाँ V1 नहीं है बाबू, यहाँ सिर्फ V है। जो मेन वोल्टेज सप्लाई हम दे रहे हैं वो कितना है? V। और वही V हमारा बट रहा है किस में? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस करते हुए Vn में बट रहा है। V इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? IR होता है। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1। चूँकि करेंट हमारा सेम है तो करेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R2। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R3। V4 इक्वल टू I इंटू R4 और Vn इक्वल टू I इंटू Rn। सिंपल है। अब यहाँ IR इक्वल टू हम लोग चाहे तो I सब में से कॉमन ले सकते हैं, तो I इंटू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करते हुए Rn। और यहाँ से हम चाहे तो I और I को कैंसिल करवा सकते हैं और यहाँ क्या मिलेगा हमको? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करते हुए Rn। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा इतना हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आप ये 10th में भी पढ़े थे। फिर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कैपेसिटर में क्या करते थे हम लोग? कैपेसिटर को ऐसे सारे कैपेसिटर के सेम टर्मिनल को हम लोग अलग अलग वायर से कनेक्ट कर देते थे। सारे कैपेसिटर के सेम टर्मिनल को अलग अलग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये उम्मीद है आपको याद होना चाहिए फिगर। वही काम हमको रेसिस्टर में भी करना है। रेसिस्टर में क्या करना है कि सेम टर्मिनल को हम लोग अलग अलग वायर से एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। सारे रेसिस्टर के सेम टर्मिनल को अलग अलग वायर से एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेसिस्टर R1 है, दूसरा R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, करते हुए Rn तक है। बहुत सारा रेसिस्टर है ऐसा, नहीं। और जो हमारा करंट सप्लाई, यहाँ से जो हमारा मेन वोल्टेज है V, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है और करंट I यहाँ पर आने के बाद इधर बट जा रहा है। इधर I1 हो जा रहा है, इधर I2 हो जा रहा है, इधर I3 हो जा रहा है, I4 हो जा रहा है, I5 हो जा रहा है, करते हुए अंत में In हो जा रहा है। उसी तरह हम लोग उसमें देखते थे कैपेसिटर में कि चार्ज हमारा बढ़ रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4 करते हुए Qn हो जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपल फिर वोल्टेज जैसा हम लोग वहाँ पर देखे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ भी वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे V, जो वोल्टेज देंगे वही सेम वोल्टेज बना रहेगा सारे रेसिस्टर के क्रॉस। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या समझे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेम टर्मिनल है सारे रेसिस्टर का, वो अलग अलग वायर से एक पॉइंट पर जुड़ा रहेगा। फिर
पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा विशेषता क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर के अक्रॉस करंट का वैल्यू अलग रहेगा, लेकिन सारे रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव में इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, अलग रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही बात हम लोग लिखे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम टर्मिनल ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेम टर्मिनल है सारे रेसिस्टर का वो एक साथ जुड़ा होता है एट ए सिंगल पॉइंट विद डिफरेंट वायर्स। एक सिंगल पॉइंट पर जुड़ा होता है, अलग अलग वायर्स की सहायता से जुड़ा होता है। इन दिस कॉम्बिनेशन ऑल द रेसिस्टर्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। इस कॉम्बिनेशन में सारे रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जो करंट हम दे रहे हैं आई, वही करंट बट जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस करते हुए IN। ये करंट बटेगा किस आधार पर, ये बटेगा रेसिस्टेंस के वैल्यू के आधार पर। रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उसके आधार पर हमारा करंट का वैल्यू ज़्यादा या कम हो सकता है। नहीं तो I इक्वल टू V/R होता है। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, चूँकि वोल्टेज हर जगह सेम है तो I2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, V/R2। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3, और IN इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/RN। नहीं तो इन सब में से हम लोग चाहे तो V को कॉमन ले सकते हैं, V कॉमन हो गया, और यहाँ पर V जो है ये V और V आपस में कैंसिल हो सकता है। और फाइनली 1/R इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस करते हुए 1/RN। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आसान ही है सब कुछ, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कुछ भी बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं था, आसान ही था। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग समझे होंगे अच्छे से। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।